Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan और बहुत सारी खबरें और मैचिंग है ना। हाँ जी बिल्कुल, ये तो है, ख्याल का मैच होना बहुत जरूरी है, आपकी जो है टेम्परामेंट का मैच होना बड़ा जरूरी है, तभी जो है ना शो एक सही टेम्पो का बिल्कुल मैच होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, और खासतौर पर नादिया खान के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप अगर बहुत बुझे बुझे से, मैंने देखे हैं 2-3 शोज आपके हैं ऐसे किसी के साथ जहाँ पर आप बहुत खुद भी बुझी बुझी सी लग रही मैं कहती हूँ टेम्पो फास्ट हो ना, एक तो होस्ट के तो है ही, साथ में गेस्ट भी जब होते हैं ना जरा हाई टेम्पो वाले तो बड़ा मजा आता है। और अब तो खबरें ऐसी हैं कि ओ हो बहुत तेज चल रहा है अभी। बिल्कुल ऐसी। तो जनाब हम अपने शो पर आज ईरान और यूएस की टेंशन से ही मुताल्लिक बात करेंगे। ईरान से तो रिपोर्ट्स ही आ रही हैं कि जरा सा एहतजाज खत्म हो गया है वहां पर, जो महंगाई के खिलाफ भी हो रहा था, हुकूमत के खिलाफ हो रहा था और हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया। लेकिन ये एक पिक्चर है, दूसरी तरफ शदीद टेंशन है और अगले 24 से कहते हैं ना 48 आवर्स 24 to 48 आवर्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव। ऐसा क्या ट्रंप ने बोला, ऐसा क्या हो रहा है कि अब तो लगता है कि शदीद ही जो है टेंशन का टाइम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी को भी यानी एग्जीक्यूट किया गया यानी फांसी दी गई तो फौरी तौर पर वो मदद को आएंगे। एहतजाज करने वालों से वो ये कह रहे हैं, उन्होंने कह दिया हेल्प इज ऑन इट्स वे। व्हाट डज दैट मीन? वो कह रहे हैं एहतजाज करते रहो तुम अपने हुकूक के लड़ते रहो, मैं हूं तुम्हारे पीछे। बहुत कुछ हो रहा है, वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। अच्छा जी, और फिर हम कुछ पॉलिटिक्स की बात करेंगे, सियासी सूरत-ए-हाल की बात करेंगे। पार्लियामान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक वर्किंग रिलेशन अच्छा उनका है, लेकिन कल स्पेशल इकोनॉमिक जोन से मुतालिक एक ऑर्डिनेंस पास हुआ और मुझे समझाना है जोहेब, ये मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा कि ऑर्डिनेंस का पास होना और मतलब सदर के दस्तखत ना होना उस पर, पीपल्स पार्टी को उस पर क्या एतराज है, क्या हुआ, ये इस पे मुझे डिटेल में आप बिल्कुल ऐसे लूप में ना लेना पीपल्स पार्टी को, ठीक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के सिग्नेचर नहीं यानी उस पे, और फिर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के सिग्नेचर नहीं है, प्रेसिडेंट है, उनके सिग्नेचर के बगैर नहीं होते हैं ऑर्डिनेंस पास। तो वो खैर कर तो दिया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद जब बैकलैश आया पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया। कर कैसे दिया? मतलब कर कैसे दिया ये बात है, तो उन्होंने वापस ले लिया, खैर वापस ले लिया। चलो वापस ले लिया, लेकिन कर कैसे दिया? ये हो गई बात। और फिर हम जरा बात करेंगे आगे, हाँ क्या बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये व्हाट्सएप अकाउंट हैक, और मुझे कल लगा कि मेरा जो व्हाट्सएप अकाउंट है हैक हो गया, और फिर मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन आजकल फिर जो है हैकर्स जो है अलर्ट हो गए, उन्होंने कहा रमजान से पहले जरा थोड़ा सा, उसके बाद शायद ये रेस्ट पे जाएं, पता नहीं, वैसे हैकर्स रेस्ट पे जाते नहीं है, लेकिन ये कि फिर से जो है ना अटैक किया जा रहा है व्हाट्सएप अकाउंट्स पे, जो है कोशिश है कि उनको हैक कर लिया जाए, उनका कंट्रोल ले लिया जाए। हाउ विल इट अफेक्ट यू, हम बात करेंगे। और अगर आपकी नीज में दर्द है तो वो भी तो बात करनी है आज हमने। पता क्या हुआ, मैंने देखा एक होर्डिंग देखी मैंने, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, फिर मैंने पढ़ा उसके बारे में कि रोबोटिक हाथ से जो है ना प्रिसिजन के लिए जो है ये गोडे जो है ना, गोडा तब्दील जो सर्जरी होती है ना, गिटे गोडे, वो उसकी सर्जरी हो रही है, क्योंकि गिटे गोडे का मसला तकरीबन सबको ही होता है बहुत ज्यादा। हमारी फैमिली में तो मैंने बहुत देखा, बड़ी पेनफुल सर्जरी है और बहुत पेनफुल उसकी रिकवरी है। तो ये रोबोटिक नी सर्जरी क्या है, ये हम जानेंगे। डॉक्टर मोहम्मद कासिम रहीम साहब हमारे साथ होंगे कि क्या मेरी फरमाइश पे है सेगमेंट आज का। बिल्कुल सही। और फिर क्या है उसके बाद भी तो बड़ा मजे का है। मैं तो नहीं सुनीता मार्शल हमारे साथ, क्या बात कर रही है, प्यारी हसीन कमाल एक्टर सुनीता मार्शल, बहुत ही अच्छी इंसान, बहुत अच्छी एक्टर और बोलती बड़े मजे का है। तो आज शो पे हमारे साथ होंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि माशाल्लाह हमारे जो कुलीग जब शो पे आते हैं ऑन राइज एंड शाइन तो खुल के मजे की बातें होती है। सुनीता मार्शल से आज पूछेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो ये मजे का हमारा ड्रामा आ रहा है भाई, माँ ड्रामा भी आ रहा है उनका, बिल्कुल। और उनकी कजन भी हमारे साथ आई थी, उनकी आंटी भी हमारे साथ आई थी, एंजी मार्शल। और आपको पता है कि हर ड्रामे पे मेरी खास नजर होती है। सही बात है। तो और क्या रह गया? तो जनाब अब हम शो पर यही है सब कुछ, और बातें तो हमारी होती रहेंगी, बड़ी मजे मजे की बातें होती रहेंगी। टॉप न्यूज पर हम आते हैं, और टॉप न्यूज हमारी पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी का एहतजाज काम कर गया फौरी तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया कि वॉकआउट भी किया और प्रोटेस्ट किया इस पे। वज़ीर आज़म हाउस ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस ले लिया है, हुकूमत ने सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर ये पास किया था। सवाल यही आपका वाला कि क्यों पास किया गया इतनी, ये ऑर्डिनेंस किस चीज का ऑर्डिनेंस, देखिए क्या होता है ऑर्डिनेंस? ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनते हैं मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में, ज़ाहिर है, और उनको यानी बिजनेस के फरोग के लिए, फिर उसके बाद वो जो वन विंडो ऑपरेशन की हम बात कर रहे थे, SIFC का क़याम, तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है उन सूबों में जहाँ बनते हैं वहाँ की हुकूमतों को भी लूप में लेना है। फिर ये जो बिजनेस एक्टिविटी वहाँ पर ज़ाहिर फोकस्ड होती है, तो आप शहरी इलाकों में नहीं होते, बिजनेस एक्टिविटी अलग होती है। तो ये खैर एक बड़े लंबा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं
जो बनेंगे और हमारे बिजनेस ट्रेड को फरोग मिलेगा, एक वो अलग चीज। लेकिन इसमें जो पॉलिटिक्स का मामला है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के कंसर्न के बगैर, यानी पीपल्स पार्टी की राय लिए बगैर और उनको बताए बगैर, और प्रेसिडेंट के जो रूल्स कहते हैं, लॉ ये कहता है कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे, उसके बगैर आपने इतनी हेस्टी ये डिसीजन क्यों लिया? मतलब चलो ठीक है, मशवरा और बात है, लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर एक लॉ है तो उसको बाईपास करके कैसे जा सकते? बिल्कुल ऐसे ही है। तो जनाब उसके बाद पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया और उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये डिस्कशन हुई इस पर कि भाई क्या कुछ हुआ है, लेकिन जब वापस ले लिया गया तो एक दोबारा हावनी का माहौल मामला सीरियस तो नहीं हुआ? मामला सीरियस नहीं हुआ। राजा परवेज अशरफ ने फिर बात भी की और उन्होंने कहा कि हमारा हुकूमत के साथ अभी रहना मुल्क और कौम के मफाद में है, तो हम ही के बेहतर ये है कि हुकूमत के साथ हम मिलकर काम करेंगे। और अब जब वापस ले लिया गया है तो ज़ाहिर इशू तो रिजॉल्व हो गया। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरज़ाद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। शहरा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, और तमाम आपके तवस्सुस से देखने वालों को भी मेरा सलाम हो और उनको आज की सुबह जो है वो मुबारक हो, खैर से गुजरे, अच्छा सारा दिन गुजरे। थैंक यू। शैला जी, मैंने एक बात ऑब्जर्व की है अभी एक साल में जब से मैं न्यूज़ शो कर रही हूँ कि पीपल्स पार्टी की जब भी बात आती है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई मसला हो ना, तो बात को बहुत ज़्यादा बढ़ाते नहीं है, एहतजाज ज़रूर करते हैं लेकिन फिर मान भी जाते हैं और बात को बिगड़ने और बढ़ने नहीं देते। ये इतना सब्र ये आप लोग कहाँ से लाते हैं, मुझे ये बताएं? हर मामले को ना सुलझा लेते हैं कि पहली बात तो यह है कि अगर कोई सियासत को समझता है तो सियासत जो है दिमाग वालों का काम है, और जब दिमाग साथ हो तो ज़बान पे कंट्रोल रहता है। वरना आप देखें लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आउट हो जाते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। और मैंने कहा कि दिमाग वालों का काम है, तो दिमाग जो है वो सब्र देता है और अक़ल देता है और अल्फाज का चुनाव देता है। वरना अगर किसी के इलाके में चले जाएं तो वो उस पे अपना इलाका समझता है, अपनी हुकूमत जहाँ पे हो उसकी, वहाँ से वो तोड़ फोड़ की धमकी दे देता है। तो बात यह है कि जब आप सियासत करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी जो ज़ात है वो कुछ नहीं रही और आपकी ज़ात दूसरों के लिए है, बजाय इसके कि आप अपनी ज़ात के खोल में बंद होकर सोचें कि मैं जो हूँ कोई अनब्रेकेबल नहीं, मैं शीशे की हूँ, मुझे कोई ना छोड़े, मैं शीशे का हूँ, मुझे कोई ना छेड़े। तो ये नहीं होता। और जब आप अपनी ज़ात को भूलकर दूसरे के लिए उठते हैं तो आपको बहुत तनकीद का निशाना पड़ता है। सही बात है। शाह साहब मुझे तो हमने जो निशानदेही की थी तो उसमें सिर्फ ये नहीं की थी कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आपने ये काम कर दिया कि ऑर्डिनेंस आ गया, उसमें आईनी मसाइल थे। और जो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ली थी, ये हमने इसीलिए ली थी कि कहीं आइन के ऊपर मसले ना आ जाएं, किसी हुकूमत कोई दबाव में ना आ जाए, ओवरलुक ना कर जाए किसी वक्त। तो कोई भी ऑर्डिनेंस सदर के दस्तखत के बगैर नहीं आ सकता, सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है। अगर सदर मना कर दें तो दूसरी दफ़ा उनके पास जाएगा, दूसरी दफ़ा भी अगर वो मना कर दें तो 17 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली उसको नाफिज नहीं, वो असेंबली से पास हो सकता है, खुद ब खुद पास हो सकता है अगर असेंबली से पास होके जाए। लेकिन अब ये ऑर्डिनेंस था तो ये असेंबली जब नहीं होती है सेशन में तो इसको लाते हैं और विद इन 3 मंथ्स असेंबली जब होती है तो इसको पास कराया जाता है, ले किया जाता है। अब ये असेंबली कॉल कर ली गई थी और सदर के भी सिग्नेचर नहीं थे और ऑर्डिनेंस जो है वो पेश किया गया। तो इस पे गवर्नमेंट ने, वो पीपल्स पार्टी ने अपने बहुत रिजर्वेशंस शो किए कि नहीं। शाह साहब मुझे बताएं कि उनकी तरफ से अगर देखें उन्होंने क्यों ये इतनी ये जल्दबाजी में किया क्यों? यानी कोई ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल भी नहीं थी? या जरा समझाएं ना कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में क्या ऐसा यानी करना है कि आपको कोई घंटों का आपको अभी इकदाम उठाने की जी जल्दी से ऑर्डिनेंस लाओ, चलो सदर के साइन भी नहीं है, कर दो, इसको पास तो कराओ ताकि मुल्क तो चले। तो ये वाली भी कैफियत नहीं थी, जरूरत क्या थी इसकी? देखिए, सबसे ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ना वो सिंध में, और कामयाब तरीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो खैरपुर का भी है।
तो आप हमारी एक्सपर्टीज भी है कि आप हमसे डिस्कस कर लें। और दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब का तो मैटर नहीं है ना, जरदारी साहब तो एक शख्स है जो सदर की सीट पे बैठा हुआ है, एहतराम तो सदर की सीट का है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये चीजें हैं, मैं ये समझ रही हूँ कि ये जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। अभी हम जिंदा हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत दिखाई क्यों? आप भी है, मैं भी हैरत में हूँ कि भाई क्यों एक खाम खई का एक चीज इशू क्रिएट करना है ना। ये तो ये वाली बात हो गई कि आपने क्यों दिखाई जल्दबाजी, कोई वजह तो होगी ना इसकी। आप देखें, मैं एक बड़ी बात करने जा रही हूँ, लेकिन इंसान वो बात करता है जो महसूस करता है। PMLN में एक बेचैनी है। अगर पीपल्स पार्टी ना बैठे तो उनको सिर्फ अपनी फीमेल मेंबर, लेडीज MPs के साथ कोरम पूरा करना होता है। मेल मेंबर उनकी बिल्कुल नहीं सुनते हैं, मेल MPs बिल्कुल नहीं सुनते। वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। और एक रेफ्ट है कि फलाना बन गया, मैं नहीं बना, तो वो इजहार नहीं होता, लेकिन जो रवैये होते हैं वो इजहार कर देते हैं कि क्या चल रहा है। तो कोरम जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन गया है नून लीग के लिए। और मैं ये समझती हूँ कि बड़े अरसा हो गया नून लीग का, तो शायद ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग भी नहीं हो रही है बहुत अरसे से। वो भी उन्हें करनी चाहिए और वजीर आजम को पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलानी चाहिए कैबिनेट के अलावा। तो कोई वजह उन्होंने बताई कि ऐसा क्यों किया, उन्होंने जरूरत क्या थी? जब रूल ही नहीं कहता, कानून ही नहीं कहता, तो उसको वैसे बाइकपास करके जाना शैला जी अच्छी मुनासिब बात। देखिए, ऐसे फैसले जब वॉर फुटिंग्स पे लिए जाते हैं कि भाई कोई अल्लाह ना करे कोई जलजला आ गया, सैलाब की सूरत हाल हो गई, कहीं आग लग गई, कोई बड़ी मैसिव लग गई, आपने कहा भाई टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी जल्दी से जो है ना वो तो जी स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। लेकिन यहाँ तो कोई इमरजेंसी, यहाँ तो इमरजेंसी नहीं थी, फिर वापस भी ले लिया, तो फिर किया क्यों ऐसा? कानून को आइन की रोशनी में बनाया जाता है, तो आइन ही के खिलाफ हो गया। तो अब मैं क्या कहूँ कि उन्हें क्या मसला था, नहीं बताए ना, आप बताए हमें, ये समझाएं कि जब वैसे ही हुकूमत इतनी मुश्किल में है, इतनी मुश्किल में हुकूमत, किसी को तो कोई मसला होगा। कहना चाह रही हूँ कि जिस पार्टी में आजम नजीर तारड़ जैसे लोग बैठे हुए हों, जो कि बहुत ही ज़ीरक और बड़े मुतहम्मल मिजाज हैं और हैं भी वो वज़ीर क़ानून, तो ये मुझे समझ नहीं आया, किसी को भी समझ नहीं आया। इसीलिए हमने बाइकआउट किया और शदीद बाइकआउट किया था। वो रोक रहे थे कि आप हम आपको रीज़न दे रहे हैं, हमने रीज़न नहीं सुना था और बाहर निकल गए थे। और फिर आपने ये भी देखा कि सेशन नहीं हो सका और उसके बाद जो है सेशन के बाद बातचीत का सिलसिला बढ़ा और उसके बाद यकीन दिलाया गया कि ऐसा है। और देखिए, बात वही है कि ऐसा नहीं है कि हम असेंबली को ताला लगवा देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि असेंबली चले, क्योंकि आइन ये कहता है असेंबली होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि असेंबली चले और आइन जो है वो मुकद्दस किताब की तरह लपेट के किसी ऊपर के खाने में रख दिया। अच्छा, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में कुछ ये भी शिकवे किए गए, फंड से मुताल्लिक भी बात की गई, और पंजाब की क़यादत तो आपकी हमेशा से बहुत इशूज़ हैं नून लीग को लेकर कि भाई वो सियासी टर्फ नहीं मिलती है उनको, तो इस पर कुछ बात हुई है मजीद? कल एक कॉलिंग अटेंशन था जिसमें भावलपुर वगैरह जो वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए ये शिकायत थी कि उनके जो एलोकेटेड बजट था उसमें से अमाउंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने ले लिया है, और इसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे उस पर भी बात हुई थी, जिस पर ये बात की गई कि नहीं ऐसा नहीं है, रिप्लाई किया गया। लेकिन उस पर भी नवीद कमर साहब का क्योंकि कॉलिंग अटेंशन था, इन सपोर्ट ऑफ 4 और मेंबर थे, तो नवीद कमर साहब मूवर थे, तो वो अपनी बात पे कायम थे कि इस तरह है। तो उसके लिए स्पीकर साहब ने जो है, क्योंकि ये भी आईनी तौर पर है कि किसी चीज़ में पैसे
कम नहीं किए जा सकते, बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो उसमें इजाफा ही हो रहा है आजकल डे एंड नाइट। और अगर एक्सपर्टीज नहीं है, अगर PC1 के बनने में मसला है, अगर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस में मसला है, तो आप इसको एक्सपीडाइट करेंगे, आप ये नहीं करेंगे कि मंसूबे ना बने और ये ना हो। तो कल काफी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस थे जिसमें उन्होंने कहा था, रिप्लाई हुआ था कि 240 के बजाय 260 प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हुए हैं। और उसके बाद जो है फिर वो एक बड़ी छोटी सी तादाद थी कि ये जो है ना इनकी मॉनिटरिंग हो गई है कि ये कंप्लीट है। फिर उसकी वजह पूरी ये दिखाई गई थी। तो नून लीग के पास एक बहुत बड़ा तजर्बा हो गया है, तो अब ये ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस फ्रॉम फेडरल टू प्रोविंस भी कम होना चाहिए फिजिबिलिटी में, और इन सब में कोई मसाइल नहीं होने चाहिए। तो ये सारे जी, ये कल KP के CM की भी जो स्टेटमेंट आई थी, हमने डिस्कस भी की कि जी सबूत पेश करें, शवाहिद पेश करें, अफगानिस्तान मुलव्वस है दहशतगर्दी में। ये स्टेटमेंट ने बड़ा डिस्टर्ब किया लोगों को, हमने डिस्कस भी किया। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? और कराची का विजिट भी जरा बताएं, जो कुछ हुआ वहाँ। जी। अच्छा, इससे पहले भी एक स्टेटमेंट उन्होंने दी और जिसमें उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, खबरदार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो मेरा पूरे पाकिस्तान से एक सवाल है कि अभी भारत के साथ हमारी जंग हुई और क्या हम सो नहीं रहे थे? हम सोए किसके एतमाद पे? अपनी फौज के एतमाद पे। हम मुतमईन किस पे थे? अपने फौज की जंगी हिकमत अमली पर। और हमने ये देखा कि गवर्नमेंट की हिकमत अमली ये थी और फौज की कि पहले इनके पॉइंट्स होने दो, वीक पॉइंट्स होने दो, वो हमले करते रहे, हम सब्र करते रहे। मैंने कहा ना कि सियासत के साथ ही जंगी हिकमत अमली भी होती है और सियासत में सब्र और दिमाग की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपने देखा कि 3 दिन तक वो अटैक करते रहे और उन्होंने जो ड्रोन की बरसात की, हमने उन्हें न्यूट्रलाइज हमारी फौज ने किया। तो ठीक है, हमारा थोड़ा जानी नुकसान भी हुआ, लेकिन उसके बाद हमने जो जवाब दिया तो उसको पूरी दुनिया ने, क्योंकि हमें तो उस वक्त पता नहीं चला था कि कितने हमने उनके तैयारे गिरा दिए, कितना क्या हो गया। और बाद में हमने नई बड़ी ताकतों ने बताया कि 6 और फिर 7 तैयारे तबाह हुए। तो हमने फिर अपने सिपह सालार को फील्ड मार्शल का भी जो है वो खिताब दिया। तो ये हमारा एक ट्रस्ट था। तो अगर बॉर्डर के पार जंग हो रही है जो हमारा अजली दुश्मन है, तो हम बड़े खुश हो रहे हैं, अपना इजहार कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर इस बॉर्डर के पास हो रही है तो आप फौज के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि वो जब भारत को जब मुंह की खानी पड़ी तो वो कैसे भाग के उनके पास गए। जबकि आप ये शुरू से तज्जिया सुन रहे हैं कि कितने बलूचिस्तान में जो इंटरवेंशन है अफगानिस्तान की तरफ से और KP में, तो कितने क्या मजीद सबूत जो है वो काउंसिल खाने वहाँ मौजूद हैं और क्या क्या हो रहा है। और कब ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के सबूत न मिले हों। आप वहाँ पे कह रहे हैं नहीं, आप ये देख चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो दोहा में उनसे मुज़ाकरात किए कि कोई गारंटर भी बने, लेकिन वो इंटरनेशनली बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि भाई वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है दुनिया। तो यकीनन मुझे उम्मीद है जल साहब, वक्त हमारे पास तो नहीं, ये बात बड़ी अहम जी बताइए। मैं कहना चाह रही थी कि वो अपने तर्ज हुकूमत में इस्लाम का नाम लेते हैं और जो तौर तरीके उन्होंने अपनी मुल्क में मुसल्लत किए हैं उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आप क्या चाहते हैं कि हम तो ये रोज़े रोशन की तरह आया है? बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत शुक्रिया। और यस पार्टी इसमें कोई ना कोई किरदार अदा करेगी कि ये CM KP के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको बताया जाए एटलीस्ट कि भाई ये सूरत है। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस जाएंगे भी और भी बहुत मसले मसाइल है, कहीं ना जाएगा। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब डिस्कस करेंगे
ईरान और यूएस इजराइल टेंशन। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये टेंशन में यूएस की तरफ से तो इजाफा हो रहा है। उनका यूएस प्रेसिडेंट जिस इस वक्त मूड में नजर आ रहे हैं, वो लग रहा है कि इस रिजीम चेंज वो करना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जो सूरत हाल अपडेट वहाँ से ही आ रही है कि वहाँ एहतजाज खत्म हो गया। अब वो चाहे इन्फ्लेशन के खिलाफ हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ हो, तो उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया, कर्ब कर लिया। या ये कि जो मुसाद एजेंट्स उन प्रोटेस्ट में थे और वो जो ज्यादा तबाही मचा रहे थे, वो जो है मामला खत्म हो गया। उनमें से बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर छापे भी मारे उन्होंने। लेकिन ये एक परसेप्शन है। दूसरी तरफ बहुत एक खतरनाक परसेप्शन है कि अगले, और ये मैं 2 हफ्ते से ही सुन रही हूँ कि जी अगले 24-48 आवर्स जो हैं बहुत खतरनाक हैं, कुछ भी हो सकता है। यूएस का ये कह देना कि ईरान से जो भी उनके शहरी हैं वो निकल जाएं, हेल्प इज ऑन इट्स वे, और इंटरनेट को बहाल कर रहे हैं थ्रू स्टारलिंक। और प्रोटेस्टर्स को मैसेज दे रहे हैं कि आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखें, बहुत जल्द आपकी मदद को हम पहुंच रहे हैं। ये भी उनका कहना, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। लेकिन ये कि एक्चुअल सूरत हाल है क्या, ये हम जरा जानने की आज हमने कोशिश की अपने शो पर, और हमें तेहरान से ज्वाइन किया है ईरानी जर्नलिस्ट हैं जॉन हुसैन साहब। उनसे जरा जानते हैं कि हो क्या रहा है, और क्योंकि देखें रिपोर्टिंग भी सही तरीके से नहीं हो रही है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे बताएं कि एक तरफ तो ये पिक्चर पोर्ट्रेट की जा रही है कि जैसे बस लोग निकल पड़े हैं और बहुत जल्द बस तख्ता पलटने वाला है, हुकूमत का रिजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन ईरानी ऑफिशियल कुछ और कह रहे हैं। आप बताएं, आप सही पोजीशन में हैं, तेहरान से क्या रिपोर्ट करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मुझे इनवाइट करने के लिए अगेन। तेहरान से अगर सिचुएशन बताऊं तो ईरान बिल्कुल सुकून और अमन है। आई कैन अश्योर यू दैट। हो सकता है किसी कुर्दिस्तान के रीजन में हो सकता है कोई स्किर्मिशेस हो रही हो छोटी मोटी, लेकिन कोई भी रिपोर्ट्स प्रोटेस्ट की नहीं आई, कोई वायलेंट जो एक्ट्स हैं वो नहीं हुए। और इसकी वजह ये है, जो नैरेटिव दिखाया जा रहा है, बिल्कुल सही आपने एड्रेस किया कि नैरेटिव जो है 2 अलग अलग आ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ट्विटर पे जो ईरानी बैठे हुए हैं या सोशल मीडिया पे जो ईरानी बैठे हैं वो अलग हैं, और जो यहाँ पे बैठे हुए ईरानी वो अलग हैं। तो एक बड़ा एक गैप है, क्योंकि ईरानी तो यहाँ पे ट्विटर वगैरह यूज ही नहीं करते, सोशल मीडिया बैंड है ऑलरेडी, और रेवोल्यूशनरी तबका और मजहबी तबका उसको प्रेफर भी नहीं करता। और फिर आपने मैसिव रैलीज प्रोटेस्ट के बाद थर्सडे फ्राइडे को वायलेंस हुई, प्रोटेस्ट जेन्युइनली स्टार्ट हुए थे, वो वायलेंस में कन्वर्ट हो गए, राइट्स उसके अंदर आ गए, मोसाद के एजेंट्स आ गए। मिस नादिया ने बिल्कुल सही उसको एड्रेस कर दिया, और देखा कि एकदम से फ्राइडे के बाद प्रोटेस्ट बिल्कुल खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने पैगाम दे दिया था कि आप जो राइटर्स के साथ नजर आएगा उसके साथ सख्ती से पेश किया जाएगा। प्रोटेस्ट का हक है, आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन राइट्स ना करें। और ईरानी भी परेशान हो चुके थे राइट्स को देखते हुए, क्योंकि जाहिर है राइटर्स हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे जेन्युइन प्रोटेस्ट को। फिर आपने रैलीज देखी होंगी, मैसिव रैलीज। यकीन करें, मैं रैली में गया और मैं रैली तक पहुंच भी नहीं पाया, इतना रश था रैली के अंदर। मैंने अपने फेसबुक पे भी लगाया ये वीडियो वहां से, एंड इट वाज जस्ट ह्यूज। मतलब क्राउड जो था वो बहुत ज्यादा था वहां पे। यानी गवर्नमेंट के हक की बात करें, गवर्नमेंट के हक में जो रैलीज है। जी गवर्नमेंट की हक की रैलीज, थैंक यू फॉर द करेक्शन। जो अवामी व्यू हमें नजर आता है ना वेस्टर्न मीडिया से, वो बिल्कुल बरक्स होता है ओरिजिनल व्यू का, जो यहाँ पे हम लोग ग्राउंड पे देखते हैं। तो इस आई वुड से इस डिस्कनेक्शन की वजह से, और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा भी इन्वॉल्व है। AI मैनिपुलेटेड वीडियोस इतनी हैं, खबरें इतनी गलत जो है वो वेस्ट चलाता है। खामनाई साहब जो है वो रशिया जा रहे हैं, अराक्ची साहब फॉरेन मिनिस्टर जो है वो लबनान पहुंच गए अपनी फैमिली के साथ। तो मुझे तो बड़ा मजा आता है देख के, आप लोगों को भी आता होगा, लेकिन अभी तो सिचुएशन फिलहाल बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। सही। अच्छा, तो ये बताएं कि वहाँ के लोग जो हैं रियलिस्टिकली कितना तैयार है एक बार फिर जंग के लिए? क्योंकि हम लीडरशिप की तरफ से तो सुन रहे हैं बयान कि जी हम तैयार हैं, और 6 महीने में हमने ऐसी तैयारी की है कि इस दफा और भी बुरा मारेंगे, यूएस के साथ मुकाबला करेंगे। लेकिन लोगों का जो है वो, उनकी कितनी तैयारी है, वो कितने मेंटली प्रिपेयर्ड है फॉर येट अनदर वॉर? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मिस नादिया, स्पेसिफिकली ऑन द फोकस ऑफ द पीपल के लोग कितने तैयार है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एड्रेस करना। देखें, ये जंग की तैयारी ना अभी नहीं शुरू हुई, ये जंग की तैयारी चल रही है रेवोल्यूशन से। जो रेवोल्यूशन आई और जो रेवोल्यूशन का स्ट्रगल था, वो एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर, एंटी कॉलोनियलिज्म, ये इन ग्राउंड्स के ऊपर बादशाहत के खिलाफ निजाम, जो शदीद शहादतें ईरानियों ने दी हैं, यहाँ पे जो शहीद माने जाते हैं, बहुत लाखों की तादाद में लोगों ने रेवोल्यूशन के दौरान और ईरान इराक की जंग के दौरान 8 साल की जंग सद्दाम ने मुसल्लत कर दी थी इनके ऊपर, और ये लोग लड़ते हुए आ रहे हैं उस टाइम से। उसके साथ साथ सैंक्शंस भी आपने देखा शुरू हुई भी थी, उसके साथ साथ
जो एमी मुजाहिदीन खल्क की जो टेररिज्म थी वो भी चल रही थी साथ साथ। तो आई थिंक ये जंग के लिए तैयारी जो है वो काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं, और आवाम के अंदर जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और क्योंकि जाहिर है एक प्रो रेवोल्यूशनरी जो इनका नैरेटिव है वो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर जज्ब हुआ हुआ है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो है अनसिविलाइज्ड या अनएजुकेटेड लोग हैं। ईरानी जो है वो लिटरेसी रेट यहाँ पे 90% से ज्यादा है। विमेन मेल टू फीमेल रेशियो अगर देखें यूनिवर्सिटीज में तो सबसे नंबर 1 पे आता है ईरान इस वक्त इन टर्म्स ऑफ द रेशियो। खवातीन कुछ फैक्टर्स में ज्यादा, कुछ फील्ड्स में ज्यादा है, इंजीनियरिंग में ज्यादा है बनिस्बत मर्दों के। तो यहाँ की आवाम एजुकेटेड भी है, रेवोल्यूशनरी भी है, मजहबी भी है और तैयार भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल्स बहुत देखे जी। अच्छा, एक और चीज, इंटरनेशनल इदारे ये लिख रहे हैं कि 2000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर फांसी देने की ज़ाहिर कार्रवाइयाँ की गई तो फिर बहुत सख्ती से निपटा जाएगा ईरान के साथ। तो ये जो ये फिगर आ रहा है ये भी आप कह रहे हैं डिस्प्यूटेड है, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। कहीं 12,000 भी हमने सुना है कुछ वीडियोस में कि जी 12,000 लोग जो हैं उनकी। मैं यही कहने वाला था नादिया, मैं यही कहने वाला था 12,000 भी सुना है, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि गाजा और फलस्तीन से ज्यादा यहाँ पे जो है वो लाशें गिराई गई हैं और मासूम लोगों को मारा गया है। देखें वेस्ट में बहरहाल वो उनका अपना नजरिया है, बाहर किस तरीके से वो असेस कर रहे हैं कि 2000 लोग जो हैं वो यहाँ जाने गए, बिल्कुल गई हैं। ऐसा नहीं कि लोग नहीं मारे गए, मासूम लोग भी मारे गए, पुलिस वाले भी मारे गए, जो राइटर्स थे वो भी मारे गए। इसमें जाहिर सी बात है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि लोग यहाँ पे बहरहाल मरे हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल फिगर यहाँ पे आई नहीं है। 500 से लेकर 1000 के बीच में आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं 350 है, तो डिफरेंट मुख्तलिफ फिगर्स आती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है कि जहां पे एक मुल्क में आप उस मुल्क का झंडा जलाएंगे, जब आप उस मुल्क में कुरान जलाएंगे, मस्जिदें जलाएंगे, तो जाहिर सी बात है एक हौलनाक सिचुएशन, जब जिस मुल्क में गनों का तस्वर है ही नहीं, लाइसेंस गन आप ओन नहीं कर सकते, वहां पे AK-47 लेके और ग्रेनेड्स लेके जब लोग बाहर आएंगे तो जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट को तो डील करना होगा उनके साथ, स्टेट को डील करना होगा उसके साथ। पाकिस्तान में आप इमेजिन करें कोई इंडिया का झंडा लेके अगर बाहर आ जाए और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाना शुरू हो जाए तो, और कुरान जलाना शुरू हो जाए, तो फिर जाहिर सी बात है एक ऐसी सिचुएशन, बसों को आग लगाना और जाहिर है इतने लोगों को, मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाना, तो जाहिर सी बात है एक सिचुएशन ऐसी थी कि अनफॉर्चेटली बहुत सारा। मुझे बात बताएं, लम्हा फिक्रिया तो ईरान के लिए ये नहीं है वेकअप कॉल, क्योंकि देखें चाहे कितने ही लोग निकले सड़कों पर, महंगाई के खिलाफ, गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ निकले, तो वॉइस ऑफ डिसेंट तो है जिसको एड्रेस बहरहाल करना है ईरान में, और उसी को मैनिपुलेट किया गया। को बंद कर देना, क्या ये भी ईरान के फेवर में जाता है या अगेंस्ट जाता है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे और कट ऑफ है वो सबसे? दोनों चीजें आप दोनों बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं। आई थिंक देखें ये जो गवर्नमेंट के रिकग्निशन की बात है ना, देखें प्रोटेस्ट होते आए हैं ईरान के अंदर। मैं हिस्ट्री दूं, मैसा अमीनी का प्रोटेस्ट हुआ था 2022 में, इससे बड़ा प्रोटेस्ट था वो। गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज भी किया और अपने आप को चेंज भी किया। यहाँ पे हिजाब पे कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, आपको हिजाब पहनना है आप हिजाब पहन सकते हैं, आपको हिजाब नहीं पहनना आप नहीं पहने हिजाब, तो गवर्नमेंट चेंज हुई है। जबकि पहले हमने देखा था कि हिजाब की इन्फोर्समेंट थी, मोरालिटी पुलिस थी, तो बहुत रिजिड थे, अब तो चेंज हो गए जाहिर है। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रोटेस्ट में भी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया कि यस यू हैव वैलिड कंसर्न्स, यस यू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, बट ऑब्वियसली राइटर्स विल बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली। तो जाहिर सी बात है एक यहाँ पे रिकग्निशन भी थी, नेगोशिएशन भी हुई, स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट को भी चेंज किया गया, पॉलिसीज भी चेंज हुई, तो चेंज हो रहा है। दूसरी बात जो मिस नादिया ने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है, अगेन दोबारा आप दोनों ने बिल्कुल करेक्टली पॉइंट आउट किया, जो बाहर की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई। देखें मुल्क के अंदर इंटरनेट, पहले तो मैं कह दूं कि जो लोकल इंटरनेट है ना ईरान का अपना, जो एप्लीकेशंस हैं, डिलीवरी एप्स हैं, बैंकिंग एप्स हैं, वो सारी एप्लीकेशंस काम कर रही हैं। ईरानी इंटरनेट, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है लोकल लोगों के लिए, उसमें अजियत नहीं हो रही। जो प्रॉब्लम आ रही है वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन या इंटरनेशनल जो ग्लोबल कनेक्शन है उसके साथ आ रही है, और इसकी एक वजह है। वजह क्या है? वजह यह है कि ईरान ने 12 दिन की जंग देखी, आपने खुद भी देखा होगा कितना वहां पे कितना ज्यादा नुकसान हुआ है दोनों साइड्स पे। और जाहिर सी बात है एक मोसाद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना मजबूत कम्युनिकेशन का बना हुआ था उसको तोड़ना जरूरी था। ईरान जो है वो वेस्ट से, पूरे वेस्ट से मुकाबला कर रहा है, अकेला सैंक्शन से मुकाबला कर रहा है, एस्पियोनाज से मुकाबला कर रहा है, प्रोपागेंडा से मुकाबला कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, अंडरस्टैंडेबल है कि जो लोग यहाँ बैठे में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीजों को, राइट्स को, और टारगेटिंग कर रहे हैं लोगों को कि किसको मारना है किसको नहीं मारना,
उनकी कम्युनिकेशन तोड़ना तो जरूरी है और उसको वो कैसे उसकी तोड़ेंगे आप? सेफ्टी के लिए जरूरी है। अच्छा ये बताएं कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, ये जो ट्रंप ने कहा है ये किसके लिए कहा है? फिर ये कि जी सबमरीन्स जो हैं ये यूज़ किए जाएंगे, इस दफ़ा वहाँ से हमला होगा थ्रू द सीज सबमरीन्स, ये एक बड़ी खौफनाक सी बात है। और क्या अब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर वॉर इन द सेंस कि जी स्टॉक अप कर रहे हैं, बंकर्स वगैरह बना रहे हैं, कुछ ऐसी तैयारी? नहीं, लेकिन stop हेल्प up इज ऑन वगैरह इट्स नहीं वे, करे। ये सारा हमले से कनेक्टेड है, हेल्प इज ऑन इट्स वे। और सबमरीन से होगा तो फिर कहीं दूसरे मुल्कों से, मिडिल ईस्ट के ममालिक से होता हुआ आएगा ना, सबमरीन से होगा हमला। तो ये बात जी जी जोएब भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात की। देखें यहाँ पे पहले तो मैंने कल भी वसीम मदामी के शो पे दिखाया था कि एप्लीकेशंस भी चल रही हैं और स्टॉक में ताना दे रहा था कि भाई कहते हैं कि स्टॉक जो है वो खाली है, अभी भी मतलब स्टॉक्स भरे में मार्केट्स में बहुत मतलब कोई ऐसा नहीं है कि लोग पैनिक कर रहे हैं। और ये 12 दिन की जंग में भी नहीं हुआ ऐसा कि लोग पैनिक कर रहे हो। ये यूजुअली पैनिक नहीं करते ऐसी सिचुएशंस में क्योंकि नॉर्मल है इन लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट देखना और ये सारी चीजें देखना। बहरहाल जहां तक बात करते हैं जंग के खदशे की, डोनाल्ड ट्रंप साहब का मुझे खुद समझ में नहीं आता कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो पहले प्रोटेस्टर्स का कह रहे थे कि नहीं जी स्टैम्पीड में प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं, हमें तो नहीं पता, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। साथ ही साथ वो कहते हैं जी हम डिप्लोमेसी करेंगे, ईरान हमें अप्रोच कर रहा है। अब मेरी जो रीडिंग है यहाँ पे वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ईरान जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए और ईरान जो है वो बैठ के यूएस के साथ डील करे। और वो बात बन नहीं पा रही तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अब जो है वो जाहिर है रेटरिक यूज कर रहे हैं कि मैं मार दूंगा, आ जाऊंगा। जब एक ऑर्गेनिक अगर वाकई रेवोल्यूशन यहाँ पे आ रही है तो आप फिर मतलब किस लिए, या तो यूएस ने रिकग्नाइज कर लिया है कि यहाँ पे कभी भी जो कोट अनकोट रिजीम चेंज है वो नहीं हो सकता और इसलिए वो आखिरी एफर्ट में जो है वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का कुछ कह नहीं सकते। अच्छा एक और चीज जो मुझे बताएं कि तेहरान में जो हाई ऑफिशियल्स हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं गवर्नमेंट की सतह पर, अली खामने, क्या यानी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? हमारे साथ खड़े होंगे, न्यूट्रल होंगे, सऊदी अरब का क्या किरदार होगा, इस पर क्या डेलिब्रेट किया जा रहा है? देखें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई बेस नहीं है अमेरिकन। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 12 दिन की जंग में भी बहुत साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे और भी मुल्क हैं जिनके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। बहरहाल बिल्कुल जो गल्फ स्टेट्स में प्रॉब्लम रही है इस चीज की कि वो अपने बेचारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से मजबूर हैं, क्योंकि देखे ना उनका अपना एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है अमेरिका के साथ और उनके पास बेस भी है और बड़े उनके लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ईरान अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है मिसाइल्स जो आपने देखा होगा गाजा इजराइल की तरफ जो मिसाइल्स जा रही थी उनको भी रोकने वाले ये अरब मुल्क ही थे जो रोक रहे थे। बहरहाल उनकी अपनी मजबूरियां थी। मुझे नहीं लगता कि दिल से वो चाहते हैं ये करना, लेकिन अभी भी तो मुझे ये लग रहा है कि ये स्टेट्स ही जो मुसलमान बरादर ममालिक हैं उनको अनफॉर्चुनेटली जो है वो यूज किया जाएगा, सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर पावर है, स्टैंडिंग है पाकिस्तान। ये बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन, आपने तेहरान से जो पल्स है मेरे पास थोड़े से बस 700-800 सवाल और थे। अच्छा माशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी है ना। तो बिल्कुल डेली। और फिर जब आप इतने मैं तो दूसरे न्यूज चैनल्स भी देखती हूँ दूसरे ममालिक के, तो इतने सारे सवाल होते हैं, इधर कुछ और ये और ट्रंप के बयानात और बातें कुछ हो रही होती हैं और मैं हैरान परेशान हो जाती हूँ कि क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कराची पे हमला हो गया। अभी उन्होंने अपनी बेगम की भी किसी आदत की अभी बात की, तो मैं उस वीडियो को भी देख के हैरान परेशान होगी कि देखिए बड़ी सीरियस बातें होती हैं जब आप वॉर की बात करते हैं, हेल्प इज ऑन इट्स वे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये बहुत सीरियस बातें होती हैं और ये ऐसे बयान देने नहीं चाहिए अनलेस यू रियली इंटेंड टू डू सो। तो पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप जो बात कर रहे हैं उसमें से क्या धमकी है और क्या मजाक है। वी डोंट नो। एक ब्रेक हमने लेना, यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए राइजिंग चैनल। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ज़ुहैब, हम अपने जब बुजुर्गों से को देखते हैं तो उनको एक एज में आके जो एक मसला ज़्यादातर सुनने में आता है वो ये होता है कि जी घुटनों में दर्द, बेटा चलना मुश्किल हो गया है, क्यों, क्या हुआ, घुटनों में दर्द। तो ये हम बचपन से सुन रहे हैं, आज भी ऐसा है। और फिर हमारे बड़ों से जब हम पूछते थे कि भाई आपने कोई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्यों नहीं कराई, तो एक खौफ
कि नहीं बेटा, कहा था डॉक्टर ने कि इलाज इसका यही है, कराई इसलिए कि या कि तो कोई जो कहता- है उससे भी हम जाएंगे, नहीं, वही एक तो समझते ये हैं कि कि जो महंगा अभी बहुत चल है। रही है थोड़े बहुत उससे एक भी तो उनको होता था महंगा बहुत है, कोई बात नहीं, कैसे अफोर्ड करें। दूसरा ये होता था कि तकलीफ दे बहुत है, खौफ, तो इसलिए कराया नहीं। और उसके बाद सालों जो है वो एक अलग तकलीफ के साथ जिंदगी गुजारते हैं, 24 घंटे की तकलीफ। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हुआ ये है कि मेडिकल साइंस से ज़्यादा तरक्की कर रही है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कराची के जिना अस्पताल में पहली बार घुटने के कैंसर का कामयाब ऑपरेशन करके मरीज को मसनूई घुटना लगा दिया गया है। जिना अस्पताल के डॉक्टर फर्रुख ने बताया कि 26 साल नौजवान को घुटने और पांव के नीचे कैंसर था और ये एक कामयाब ऑपरेशन किया गया और नी रिप्लेसमेंट हो गई। क्या बात है। और अब एक और डेवलपमेंट भी है कि प्रिसिजन आई इस ऑपरेशन में बेहतर रिजल्ट्स के लिए अब रोबोटिक जो है हाथ सर्जरी, एक तो डॉक्टर का हाथ दिमाग और एक रोबोट का जो आपका रोबोट है उसका हाथ है रोबोटिक नीज रिप्लेसमेंट सर्जरी। ये मैं इसके पोस्टर देखे, मैं बड़ी इंप्रेस हुई। मैंने कहा डॉक्टर साहब से पूछती हूं, है ना, मैं करा लो, अल्लाह माफ करे, डॉक्टर तो फिर भी लगता है ऑर्थोपेडिक सर्जन है बड़े कमाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा सर, ये जरा बताएं सर कि मतलब आप नहीं होते हैं, रोबोट होता है सिर्फ, ये रोबोटिक नी सर्जरी क्या है? सो ये बहुत बड़ा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थैंक यू वेरी मच। सो इट्स नॉट लाइक लोगों के परसेप्शन ये होगा रोबोट आएगा, वो इंसिजन देगा एंड गोइंग टू स्टार्ट एंड द होल द सर्जरी विल गोइंग टू बी डन। ऐसा नहीं होता। सो इट्स ऑलवेज द सर्जन हु डज द सर्जरी एंड रोबोट असिस्ट द होल ऑफ द सर्जरी। So going into the details is like that patient है जिनको knee replacement surgery की ज़रूरत है. So we do the CT scan के सारे हमारे information regarding the soft tissue, bony cuts वो हम robot को provide करते हैं. Robot machine पे इसको सारे integrate करके फिर हमें help करता है. It's basically a assisting device tool. So to have the precision and perfection bone cut and the soft tissue alignment to achieve the best mechanical access of the knee joint. ताकि dovetailed हो वो जो बिल्कुल वो कटिंग वगैरह करता है रोबोट जो है उसको लेजर से, जो इट्स अ सॉ इसका आर्म होता है, हम उसको एसेस करके हमें जितना कट की जरूरत होती है उसी आर्म मिलीमीटर पे हमें गाइड करता है. दैट्स मच हाउ यू लाइक दैट. आपका भी हाथ होता है ना वहाँ? बिल्कुल आपके हमारे हाथ में वो रोबोट इसके पीछे हमारे हाथ सर्जन का हाथ. मुझे तो इतना डर लगता है, मैं कहती हूँ उसके चिप में अगर पानी पड़ गया कुछ हो गया तो वो क्या होता है, वो थर 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 तक काटना शुरू कर देते हैं. ऐसा नहीं है. सो इट्स ऑल विल बी अंडर कंट्रोल एंड द सर्जन इज डूइंग इट. इट्स सेम लाइक जैसे गाड़ी में आजकल लेटेस्ट एडवांस गाड़ियां हैं उसके अंदर गूगल मैप है. यू वांट टू गो टू दैट एड्रेस, यू पुट दैट एड्रेस एंड गाड़ी प्रिसीजन एंड आपको उसी एड्रेस पे लेके जाता है वेयर यू हैव टू गो. मुझे नहीं लेके जाते इन बिटवीन मैं हमेशा लॉस्ट हो जाती हूं. नहीं लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताएं कि ये नी रिप्लेसमेंट का यानी अब ये डिसीजन लेना कब है? लोग इस जैसे नादिया ने भी कहा ना कि लोग अपने पेन को सही है, वो कहते हैं कि वी हैव लर्न टू लिव विद इट. सही है, पेन है, कोई बात नहीं, चल रहा है ना, चल तो रही है गाड़ी. लेकिन क्या ऐसी पोजीशन, कौन सी ऐसी स्टेज आती है कि आप कहते हैं नहीं भाई अब नी रिप्लेस होना ही है, बिल्कुल चोक हो जाए मोबिलिटी? So indication of knee replacement surgery, most important question. Pain and deformity of the mobility and restriction of the mobility. जब मोहताजी के लेवल पे आना शुरू हो गए तो हम गुजारिश यही है अपना एक इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए अपने नी के इश्यूज को आप एड्रेस करें. जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जितना अरसा हमने वो अल्लाह ने हमारी जिंदगी दी है कैसे गुजारना है किसी हद तक हमारे इख्तियार में है. सो टू हैव ए इंडिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट लाइफ सो दैट यू मोबिलिटी नॉर्मल हो, पेन फ्री हो. पेन की वजह से रात को नींदें मुतासर हो रही है, 2-3 पेन किलर ले रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट मैदे में हो रहा है, किडनी पे ऊपर होता है साइड इफेक्ट, उसको अवॉइड करने के लिए गेट इट डन so that you can have an independent normal routine. आपके पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आप उनको मशवरा देते हैं कि यही सोल्यूशन है और वो फिर गायब हो जाते हैं? So unfortunately कुछ हमारे स्टिग्मा है उस एस्पेक्ट पे. मल्टीपल इसके फैक्टर्स हैं. मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि इसके ऑफ कोर्स फाइनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. एक तरीके से टैबू है हमारे माशरे में उस एस्पेक्ट पे, फलां ये और फलां वो. तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट मैं आपसे यही कहता हूँ, देखें अभी जो आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं, ये आप आते हैं व्हील चेयर पे आ रहे हैं, डिपेंडेंट कितने हो जाते हैं? हाउ मेनी डोंट कम बैक फॉर द सर्जरी? सो इट्स राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अब चीजें लोगों के जो नी रिप्लेसमेंट हुए हैं लोगों ने देखे हैं तो थिंग्स अब वो परसेंटेज बहुत कम हो गई हैं. अच्छा. तो लोग हैव
सीन बाय देमसेल्फ उसका इतना अच्छा आउटकम है, तो इसलिए लोग इस तरफ रागिब होते हैं नी रिप्लेसमेंट। और कौन सा एज ग्रुप है, यानी 40s के बाद ये नी का ज़ाहिर प्रॉब्लम आता है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी को पेन है, चलने में भी प्रॉब्लम है, लिम्पिंग कर रहा है वो, तो आप ये समझते हैं कि वो दोबारा अपनी उस पोजीशन पे आ सकता है कि नॉर्मल लाइफ जिए विदाउट रिप्लेसिंग हिज और हर नी? सो इम्पोर्टेंट ये है कि पहले तो हमें समझना चाहिए कि किन लोगों को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। ये हर घुटने में दर्द की वजूहात की आउटकम नी रिप्लेसमेंट के साथ नहीं होती। देयर इज अ डिफरेंट रिलेटेड डिजीज और इश्यूज दैट लीड टू दिस नी पेन। देखें, यंग एज की जो पैथोलॉजी या डिजीज अलग होती है एज कम्पेयर टू द ओल्ड एज पैथोलॉजीज। यंग एज के अंदर स्पोर्ट्समैन होता है, उसके रिलेटेड इंजरी होने की वजह से मेनिस्कस रिलेटेड इंजरी हो जाए, लिगामेंट रिलेटेड इंजरी हो जाए, उसका एक अलग सेट ऑफ उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। और जब पेशेंट जब एडवांस लाइफ में जाता है, जब उसको नी पेन होता है, दैट्स द टाइम ही शुड कंसल्ट हिज डॉक्टर। एक्सरे कराए जाते हैं, आर्थराइटिस के ग्रेड्स होते हैं 1, 2, 3 and 4। अकॉर्डिंग टू दैट हमारे मैनेजमेंट प्लान वेरी करता है। 1 and 2 is mild to moderate and 3 and 4 go to the severe. It's a 4th and 3 where these patients need a knee replacement. तो उसका मतलब ये नहीं कि हर पेशेंट जो आएगा he has to or she has to go for the knee replacement. सही, लेकिन कार्टिलेज भी जो कहते हैं ना कि जी वो खत्म हो रही है तो उसकी वजह से आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, तो क्या अब ऐसी कोई तरक्की हो गई है? मैंने जर्मनी का सुना, इंडिया में सुना कि जी कोई लंबी लंबी ट्रीटमेंट्स लाइनें लगी हुई हैं कि जी कोई कार्टिलेज को दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जाएगा, ग्रो करेगा, कि जी हम कुछ कर रहे हैं, महीनों की वो ट्रीटमेंट होती है, पता नहीं वो क्या है, बट इज इट वर्किंग? So medical science is advancing. It's moving toward the regenerative. We have a science over there. There's a lot of things under the experiment. Still, it has to come with the level 1 evidence to satisfy the doctor कि yes, this is the treatment of option. Having said that, बहुत सारे चीजें मार्केट गिमिक्स होते हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप रादर बीइंग एक्सपेरिमेंटल बेस पे चीजें हों, उस ट्रीटमेंट में जाएं जो आपके लिए बेनिफिट हो। बिल्कुल, हमारी जानने वाली गई इंडिया, बहुत खर्चा किया उन्होंने कुछ साल पहले जी, ये जाते हैं, रोज जाते हैं, ट्रीटमेंट हो रही है, लेजर हो रहा है, पता नहीं क्या, और कुछ भी नहीं हुआ। एंड में उनको पाकिस्तान से ये गुडे रिप्लेसमेंट कराने पड़े। मुझे डॉक्टर साहब एक और चीज, यानी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे आप डिफाइन करेंगे कि आपको नी की प्रॉब्लम, मतलब ये कि अगर पेन शुरू हो जाए और वही 40s वगैरह में, तो उसको रिवर्स कर सकते हैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे जो नाजरीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाउ यू कैन प्रिवेंट इट? सो ये एजिंग इज इटसेल्फ इज अ प्रोसेस दैट इज हैपनिंग होल ऑफ द बॉडी। सो जॉइंट के अंदर, हार्ट के अंदर, किडनी के अंदर, आंखों, हर जगह एजिंग प्रोसेस चल रहा है, जिसकी वजह से डिजेनरेटिव प्रोसेस चल रहा है। How you can decrease this degenerative? You can't stop it, right? Stop होने का मतलब ये मर गए, मतलब death है. So you can prolong it or you can decrease this thing. कैसे डॉक्टर साहब, कैसे? Lifestyle modification. हमारी sedentary lifestyle है, गाड़ी से मैं जाके बैठूंगा, जाऊंगा काम पे, सीट पे बैठूंगा, फिर वापस खाना खाऊंगा, फिर उठूंगा, गाड़ी में बैठूंगा, घर पे आके फिर टीवी देख के सो जाऊंगा. That should not be the way. हमें ये अपने लिए अहद करना चाहिए कि हर रोज का हाफ एन आवर, 15 मिनट, 20 मिनट अपने आप को देना। अच्छा, वो कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है जो कि नीज के लिए बेनिफिशियल हो? इम्पोर्टेंट ये बहुत सारे, जब वो हमारे बहनें और माएँ आते हैं, वो कहते हैं भाई हम घर के काम कर रहे हैं, हम कर 3-3 घंटे कर लेते हैं। दिस इज नॉट फॉर योर सेल्फ। आप अपने उस वक्त करेंगे जब आप वॉक करेंगे, अपने जो है थाई के मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। मतलब ये अर्ली साइंस ऑफ पेन इन योर नीज अगर शुरू हो गया है तो आपको ये करना है। जी डॉक्टर साहब, क्या आधा घंटा? और अब मुझे बताएं क्या क्या एक्सरसाइज करनी है? सो क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस, वेट रिडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने लाइफस्टाइल के अंदर वेट को कम करें। शी इज अ परफेक्ट एग्जांपल। देखिए, जितना आपका वेट कम आपके घुटनों पे जाएगा, गोडे पे जाएगा, उतना आपके ये जो प्रॉब्लम है वेयर एंड टेयर
वो कम हो जाएगी। अब जब गाड़ी नहीं होती है उसमें 100 किलो वजन भी डालेंगे वो खींच चलेगा, जब पुरानी हो जाती है तो 50 किलो वजन भी गाड़ी पर होता है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं कि ये रिलेटेड है, लोगों को, ज्यादातर लोगों को लोअर बैक पेन है। अच्छा, उसकी वजह से वो नी की भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो आपको लोअर बैक पेन भी हो लेकिन अपनी नीज को भी आप सही मूवमेंट उनकी रखना। सो वेरी सिंपल, मैं तो हम सारे को बोलता हूँ, आप सीधा लेटें, अपने एंकल को डॉर्सिफ्लेक्स करें और ऊपर उठा के रखें, 10 तक गिनती गिने, सही, और फिर उसको नीचे रखें, फिर उसको टाइट करें, ऊपर उठा के रखें, 10 तक गिनती गिने, नीचे रखें। ये एक्सरसाइज आपने सवाब की नीयत से नहीं करनी, ये एक्सरसाइज आपने एक्सरसाइज की नियत से करनी है। मतलब 10-10 के 3 सेट दिन में 5 दफा, 10 को 20, 20 को 50, 50 को 100, ये आपके क्वाड्रिसेप हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथन करेगा। दैट विल गोइंग टू हेल्प यू टू डिक्रीज द लोड ऑन योर नी जॉइंट। अगेन मैं हमेशा गुजारिश करता हूं अपने पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, वेट के ऊपर फोकस करें, जितना कम घुटने पे जोर पड़ेगा उतना आपकी जो हील्स भी अवॉइड करें, हील्स और शूज जो गलत पहनते हैं उससे भी फर्क अब पड़ता है। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं फीमेल से। नहीं, वैसे ही मैंने कहा कि किसी की भी शूज अगर अनकंफर्टेबल हो, सही ना हो, उससे भी आपका नी का भी फर्क पड़ेगा। सर, जिम की आती है इंजरीज आपके पास? जिम से कितने लोग अपने गोडे जो हैं खराब करके आते हैं? आई एम आल्सो स्पोर्ट्स सर्जन, सो इसके लिए जो रिलेटेड नी रिलेटेड जो इंजरीज होती हैं, जिसमें मेनिस्कस इंजरी होती है, लिगामेंट इंजरी होती है, वो भी आते हैं। Again, we have got a grade in that even of type of injury. According to that, हमारी मैनेजमेंट तो देखिए ना डॉक्टर साहब, हम कहते हैं कि जी अपने ऊपर वजन नहीं डालना, बॉडी पे वेट ना गेन करें, लेकिन जिम में जाके जब हम इतने वेट्स उठा रहे हैं, मुझे तो देख के हॉल उठते हैं कि भाई इससे आपके गिट्टे गोडे नहीं खराब होंगे। So what you are doing is basically you are strengthening your muscles. What you are doing, your muscle is getting hypertrophied. मतलब मसल मास बढ़ा रहे हैं। मसल मास जितना ज्यादा होगा तो जॉइंट के ऊपर इतना प्रेशर कम डालने की कोशिश करेगा। सो दिस इज अनदर बायोमैकेनिक्स। शुएब अख्तर की मिसाल हमारे सामने ना, शुएब अख्तर, आपने कहा ना कि स्पोर्ट्स भी आप, तो लेकिन आप खड़े होकर शुएब ने अपना वेट हैवी किया, अपने बाइसेप्स, कमर भी इफेक्ट हो रही है, हर चीज इफेक्ट हो रही है, चोट का तो चांस है और वो लगती भी है, तो उसे बैठ के हल्के हल्के वेट्स ना कर ले, इतना भारी उठाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आ रहा है? So खर्चा honestly it's now this robotic surgery is now equal to the conventional surgery जो हम लोग कर रहे हैं, because ये latest technology advances हैं, उसके लिए हमने मेक श्योर किया है जो कंपनीज हैं उसको हमें जो है एडवांटेज दे हमारे पेशेंट को, ताकि उनको जो है इस ट्रीटमेंट ऑप्शन से मुस्तफीद हो। लेकिन कितना मतलब कोई रमजान ऑफर दे दें, कोई अट्रैक्टिव पैकेज दे दें, फिर भी पता तो चले, और एक रॉ आइडिया लोगों के सामने हमें बताएं ना डॉक्टर साहब, अंदाजन कितना एक गोडे का और फिर दूसरे गोडे का? सो एक गोडे का, और हमें नमाजी गोडा चाहिए, नमाजी गोडा चाहिए। सो अगर एक नी रिप्लेसमेंट होता है समझ ले 7 से 8 लाख रुपए, अगर 2 नीज रिप्लेसमेंट होता है तो समझ ले 15 लाख रुपए रोबोटिक नी सर्जरी। और किस्तों पे है कोई ऐसी इम्प्लांट एवरीथिंग, कोई अट्रैक्टिव ऑफर, कोई रमजान पैकेज? 20 साल बाद प्लान करेंगे हम, ये अभी से प्लान करेंगे 20 साल बाद के लिए। इंस्टॉलमेंट प्लान, 14 लाख भरा, नाजरीन थोड़ा सा इंतजाम करें, पुराना गोल्ड निकालें, अब तो पता नहीं 5 लाख पर तोला हो गया। तो अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं कि जैसे आप चलते हैं, वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, ये भी तो बॉडी मोमेंटम का, यानी कभी नी ट्विस्ट हो जाता है आपका, और मैंने देखा बहुत से लोगों के जॉइंट्स एक बार अगर वो लूज हो जाते हैं, शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, फिर उनको इतनी आदत, वो खुद ही उसको अपनी जगह, मैंने बहुत देखा है ऐसे लोगों को। नीज जी जी बिल्कुल है, हम स्पोर्ट्स में रहे, लड़के खुद स्पार्टिकस में देखा है। हाँ, नहीं ऐसा है, बहुत खौफनाक चीज है। सो ये वो पेशेंट होते हैं जिनके ओवरऑल बॉडी के अंदर लैक्सिटी हाई होती है। These are the patients who know the hyperlaxity syndrome. Their ligament, their tendon की लचक जो है, खिंचाव बहुत ज्यादा होती है। So that's why इनके जो शोल्डर जॉइंट के इर्द गिर्द जो टेंडन और मसल्स है, सपोर्टिव जो है, उसमें लैक्सिटी होने की वजह से दे ऑलवेज लीड टू सबलक्सेशन ऑफ द जॉइंट। और एक लिहाज हम कहते हैं हैबिचुअल ये डिसलोकेटर्स होते हैं बिकॉज ऑफ द ओवरऑल बॉडी की लैक्सिटी ऑफ द लिगामेंट और टेंडन के लिए। अगेन देयर इज ऑल द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट फॉर दीस पेशेंट्स। उनको अलग कभी बुलाएंगे, स्पोर्ट्स इंजरीज पे खास बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, दोज हु कांट अफोर्ड, जो बिल्कुल 14 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, उसके लिए कोई वाकई में ऑन अ सीरियस नोट के उसके उनके लिए क्या हो सकता है, क्या आसानी हो कि वो ये प्रोसीजर करा सकें? बिल्कुल, देखिए हमारे पास कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन भी है जहाँ पे रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये कहाँ? बिल्कुल,
जैसे हमारे एग्जांपल हमारे पास इंडस हॉस्पिटल, वहाँ पे दे आर डूइंग अ सर्जरी ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरे जो गवर्नमेंट सेंटर्स हैं वहाँ पे भी सर्जरीज होते हैं जिसके अंदर बहुत ही नॉमिनल अमाउंट ऑफ द इम्प्लांट वगैरह आपने पे करना होता है। देन अगेन आई थिंक विल बी अ फ्री ऑफ। जिना में भी है, सिविल में भी है, दैट्स वेयर अ प्लेस यू कैन जस्ट गेट दिस सर्जरी। Having said that, so it's all depend upon the will of the patient and the attendant. और पेन किलर्स का भी बताया मुझे। पेन किलर्स लोग खाते हैं प्रोसीजर के बाद ना, सर्जरी के बाद बहुत तकलीफ होती है। ये तो क्योंकि ऑब्वियसली आपकी भी दोनों जो घुटने उनको काटा गया है, शेप दी गई है, फिर इसको अटैच किया है, तो उस पेन को कंट्रोल करने के लिए कोई नई चीजें आई हैं? So it's always over there. So in my patient, we always give an epidural for the pain management. Epidural? Epidural, yes. वो जो epidural तो during नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन वो तो during procedure देंगे ना? No, so it will going to remain over there for another 2 days. So the patient have a continuous pain control with the help of epidural. एपिड्यूरल की वजह से पेन का आपका जो एक थ्रेशोल्ड होता है इट कम बिल्कुल टू द नॉर्मल लेवल। सो पेशेंट पेन मैनेज होता है, हम अपने एपिड्यूरल करते हैं ताकि पेशेंट पेन फ्री हो। नेक्स्ट डे से वी स्टार्ट वॉकिंग। कमाल बात है। और ये अगर 2 दिन तक आपकी ब्लॉक हो लोगों ने अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा पेन किलर्स को ही बना लिया, ये कितना डेंजरस है? क्योंकि देखें, कोई भी चीज जो आप मेडिसिन लेते हैं इट हैज इट्स साइड इफेक्ट, सो वी हैव टू रिमेंबर दैट। सो आप कोई भी चीज का एक्स्ट्रा जब आप लेते हैं, ओवर यूटिलिटी लीड टू द साइड इफेक्ट। पेन किलर क्या होता है? NSAID कहलाता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। सो दीज ड्रग्स हैड अ साइड इफेक्ट ऑन योर स्टमक, सो इट्स लीड टू द अल्सर। दिस पेशेंट, ये पेन किलर कंटिन्यूस खाने, क्रोनिक खाने की वजह से किडनी आपका जो साइड इफेक्ट होता है, किडनी फेल होता है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस पेशेंट लेटर ऑन हैव टू हैव अ प्रॉब्लम विद डायलिसिस। लेकिन स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट, फिर भी पेन किलर्स तो चाहिए। तो लेकिन अगर प्रॉब्लम अगर एड्रेस कर ले, लेकिन वो बात है ना कि सर्जरी करा के आपने 1 महीना दवाइयां खाई, लेकिन नहीं कराएंगे तो सालों साल दवाइयां खाते रहेंगे, मोहताजी भी, तकलीफ भी। तो सोचिए इसके बारे में। डॉक्टर काजिम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अवेयरनेस बड़ी जरूरी है ये। और जो पेन किलर्स को अपना रूटीन मत बनाएं, आप प्रॉब्लम को एड्रेस करें। एक ही दफा प्रोसीजर जरूर कराएं, और अगर कोई एक आसानी मौजूद है तो प्लीज अपने आप का ख्याल रखें। मैं देखा लोग इग्नोर कर देते हैं, नहीं अपने ऊपर इतना खर्चा क्यों करूं, क्यों गुजरूं इस तकलीफ से। नहीं, ये करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक्टिव हैं, आप सही हैं, तो पूरा घर सही चलेगा। बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक ले रहा है, हमें भी एक्टिव रहना है। ब्रेक लेते हुए के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हो जाए थोड़ी सी एंटरटेनमेंट सितारों की दुनिया से। एक और सितारा आज हमारे दरमियान मौजूद है, ये स्क्रीन पे हम देखेंगे अभी। दिखाएंगे अभी। अभी दिखाया हमने एक जबरदस्त सितारा जिन्होंने एक्टिंग की, तो एक्टिंग में अपना बिल्कुल मनवाया अपने आप को, और मॉडलिंग तो जाहिर से पहले से वो करती आ रही हैं, और टॉप मॉडल पाकिस्तान की। कमर्शियल्स में आप उनको बहुत देखा है आपने, अब तो एक्टिंग भी इतनी जबरदस्त कैरेक्टर्स कर रही हैं। माँ ड्रामा आ रहा है उसमें, हालांकि वैसे लगती नहीं है वो माँ बिल्कुल, ये एक है, लेकिन आजकल हम सभी को जो है ना ड्रामों में माँ बना देते हैं, लेकिन लगते नहीं हम वैसे लेकिन ये क्या फिर भी कैरेक्टर है, तो ये समझ के जो हम कहते हैं ओके। तो ये जो नया ड्रामा है माँ, जो अब ग्रीन पे शुरू हो रहा है, उसमें ऐना की माँ बनी है सुनीता मार्शल। और सुनीता का एक लंबा करियर है जिसमें हमेशा सुनीता ने बड़ा कमाल काम किया है। अब राहुल ढक के गाने प्रीतों में भी याद है ना आपको? हाँ। एंड स्टनिंग मॉडल, मुझे याद है कि उसको मैंने एक बार देखा था 2000 पता नहीं कौन सा ईयर, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। खूबसूरत लड़की, इतनी प्यारी मॉडल, इवन इन पर्सन बहुत प्यारी और बहुत अच्छी इंसान है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग ने मेरी सुबह सुबह इतनी तारीफें कर दी हैं। क्या बात है, आप डिजर्व करती हैं। दिल से सुनीता, दिल से थैंक यू सो मच। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा है नादिया, हम लोग बिल्कुल लगते नहीं अपनी उम्र के, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई थिंक आजकल के जमाने में लोग अपना ख्याल बहुत ज्यादा रख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लोग जिम जाते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है हम पे एज जो है वो जरा लेट आएगी। लेकिन सुनीता, मुझे लगता है कि ड्रामाज में फिर रोल्स के लिए ना हम फंस भी गए हैं, कि हम जो मेन जो आपके हीरो हीरोइन सो कॉल्ड उनकी मायने लग रहे।
तो ठीक है, तो फिर हम किस, मुझे तो समझ नहीं आता किस कैरेक्टर में, किस ब्रैकेट में हम आ रहे हैं, ब्रैकेट में आते हैं। मुझे समझ, हम कहाँ फिट आ रहे हैं? जवान माएँ भी तो होती है ना, अब आप अपने आप को ही देख लें, आपकी माशाल्लाह जवान बेटी है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं लगती हैं, आप लोग ऐसा लगता है जैसे दोनों बहनें खड़ी हुई हैं। लेकिन ड्रामे में जो होते हैं ना, उनकी माँ तो बिल्कुल ही नहीं लगते, वो भी ऑफ लगता है। सब रेसिप्रोकल हो रहा है फिर, ये नहीं आपने कहा कि मैं बस नादिया को जल्दी से नहीं, कुछ ऐसे भी एक्टर्स आ जाते हैं कि आप कहते हो कि यार मैं इनकी माँ, हाउ इज दैट पॉसिबल? हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन आई थिंक थोड़ी सी स्क्रीन एज भी होती है, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो थोड़ा सा वो एक स्क्रीन एज भी आ जाती है आपकी। सो आई डोंट माइंड, आई थिंक दैट्स फाइन। लेकिन बस इश्यू सिर्फ ये है कि हमारी जो एज के कैरेक्टर्स हैं उन पे बहुत ज्यादा कोई ड्रामे लिखे नहीं जाते, बहुत कम ऐसे प्लेज हैं जिसके अंदर आपको हो कि हाँ जी ये कैरेक्टर एक्टर्स के लिए ड्रामे। मैं तो खाला फुप्पो बड़ी, मैं खाला फुप्पो तो मैं हो ही जाती हूँ। हाँ, और वो वाली ना जिसकी शादी नहीं हुई, मैंने कहा ये कैरेक्टर मैं कर लूंगी। तो लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा, लोग मुंतजिर हैं, देखना चाह रहे हैं। टाइटल रोल पे है ये ड्रामा, आपके ऊपर है, आप टाइटल रोल पे हैं, यू आर द माँ सुनीता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो कहानी है ये बेसिकली माँ और बेटी की कहानी है कि माँ ने अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी और फिर आगे वो उसकी बेटी को उसकी ही जिंदगी किस तरह से अफेक्ट कर रही है। सो कहानी उस पे है। तो एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी इस स्क्रिप्ट में, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ आजकल जो स्क्रिप्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा लव स्टोरीज टाइप की बनने लग गई हैं, तो उसके हिसाब से जब मैंने देखा तो ये मुझे बहुत डिफरेंट लगी। दूसरा, इसके डायलॉग्स भी बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, हमारी जो राइटर है उन्होंने बहुत अच्छा इसको लिखा हुआ है। अब मैंने ऑब्वियसली एडिटिंग के बाद तो ड्रामा नहीं देखा अभी तक, मैं भी खुद आप लोग के साथ ही देखूंगी, लेकिन आई होप कि सारी ऑडियंस को जरूर पसंद आए और इसके अंदर जो मैसेज है ना वो लोगों तक पहुंचे और उनको समझ में आए वो मैसेज। इस मैसेज से आई थिंक अगर 2 या 3 लोग भी मुतासिर होते हैं, अगर उन पे कुछ अमल करते हैं, तो मेरा ख्याल है हमारा काम तो पूरा हो जाता है उसमें। क्या बात है। और ये शुरू भी होने वाला है। एना बड़ी एक्साइटेड है इस प्रोजेक्ट को लेके कि बहुत अच्छा बना है। जी एना बहुत अच्छा काम किया है। शी इज सच अ गुड एक्टर एंड सच अ गुड ह्यूमन बीइंग, और उसके साथ काम करके इतना मजा आता है ना। शी इज अ लवली गर्ल। सही बात है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा एना के साथ, तो आपने बता दिया, ये बताएं कि नौशीन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, अली खान के साथ, और हारिस वहीद की भी हम बात करेंगे, तो 1 by 1। अच्छा, हारिस वहीद के साथ मेरा बहुत ज्यादा काम नहीं था, तो हमारा बहुत कम काम था साथ में, तो उनसे मेरा इंटरेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुआ। बहरहाल नौशीन के साथ काफी इंटरेक्शन था और अली के साथ भी था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। बट ऑफ कोर्स देर ऑल वेरी गुड एक्टर्स। तो एक अच्छे एक्टर के साथ जब काम करें तो बहुत मजा आता है, क्योंकि एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो नौशीन ने बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए हुए हैं पहले भी, एंड शी इज ऑलवेज बीन अ गुड एक्टर। तो अच्छा, मजे का शूट था, मतलब आपको मजा आया सारे जो थे इस पूरे प्रोजेक्ट में? हाँ, पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी एक्टर्स थे। सबसे बड़ी बात जो मेरे भाई बने हुए हैं, मैं आई एम सो सॉरी, मैं उनका नाम मेरे साद जो है, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। मेरे छोटे भाई बने हुए उसमें, एंड ही इज सो गुड। उनके साथ काम करके मेरा ख्याल है मुझे सबसे ज्यादा मजा आया। बिल्कुल सही जी। वो थिएटर के नापा के स्टूडेंट रह चुके हैं और थिएटर भी करते हैं, एंड ही इज वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताया सुनीता कि अभी हमारे साथ एंजी भी आई थी और आपकी कजन भी आई थी, तो पता उन्होंने मुझसे क्या कहा? जी विनीता ने क्या कहा कि भाई सुनीता कहती है कि एंजी को कहती है मुझे अच्छा तैयार कर दो और विनीता अच्छी ना लगे। अरे वनीता की बातों पे आप लोग कैसे यकीन कर सकते हैं? उसके तो जो दिल में है, जो मुंह में आता है वो बोल देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कह रहा हूँ। हमारे साथ आई थी शो पे, बड़ी मजे की बातें हुई और आपकी तारीफ भी बहुत कर रही थी वो दोनों। तारीफ है भी बहुत, हमारी बचपन से वनीता और मेरी, हम काफी सारे कजन्स हैं, लेकिन सारे कजन्स में वनीता और मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती है और अभी तक हम लोग उसी तरीके से मिलते हैं और बहुत हमें मजा आता है साथ में। अच्छा, सुनीता से ना हर कोई जानना चाहता है कि भाई हाउ डू यू स्टे सो यंग, फ्रेश, स्लिम, स्मार्ट, क्या राज है? लोग पूछते भी होंगे आपसे, हम भी पूछेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा पूछते हैं और अक्सर जब मैं बोलती हूँ तो लोग समझते हैं मैं झूठ भी बोल रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली नादिया
एक तो थोड़ा सा आपका जेनेटिक्स भी होते हैं, आपके जीन्स में, जैसे मेरे में इतनी टेंडेंसी नहीं है वेट गेन करने की। थोड़ा बहुत तो ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ही ज्यादा खाना शुरू हो जाएंगे तो वो तो फर्क तो पड़ेगा उससे, लेकिन बहुत ज्यादा टेंडेंसी नहीं है। दूसरा ये कि मैंने लास्ट ईयर से अपना जिम रेगुलर स्टार्ट किया हुआ है, तो मुझे जिम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। खाना आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझसे खाना नहीं रोका जाता। और रोका नहीं जाता या खाया नहीं जाता? रोका नहीं जाता, मतलब मैं आई कांट डू हेल्दी डाइट। मुझे अपने जो देसी खाने हैं ना, मैं बहुत शौकीन हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा वो खाती हूँ, लाइक निहारी, पुलाव, बिरयानी। तो पकाती भी हो सुनीता? मुझे हसन भी ऐसे ही लगते हैं कि वो हसन भी बहुत ज्यादा शौकीन है, मुझे लगता है खाने के। हसन का देखें, अब वही आ गई ना, हसन में टेंडेंसी है क्योंकि उसकी फैमिली में है, तो हसन को शौक बहुत है खाने का, लेकिन वो नहीं इतना खा पाता क्योंकि वो फौरन से वेट गेन कर लेता है। तो वो हमेशा डाइट पे होता है, अपना थोड़ा सा कॉन्शियस रहता है अपनी डाइट के मामले में। और मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, मुझे बस जो मिल जाए, मैं मीठे के बगैर नहीं रहती है, मुझे लाजमी एक दिन छोड़ के मीठा खाना ही खाना है ना? कितनी अच्छी बात है ना, आपकी बॉडी भी डिफरेंट होती है ना। लेकिन पता है गुस्सा भी ये चढ़ता सवाल है कि बहुत क्यों? किया होगा लोगों ने आपसे, टाइम कैसे मैनेज करती हैं आप? बच्चे भी हैं, फिर हसन भी, मुझे लगता है हसन बड़े डिमांडिंग से हस्बैंड है, ऐसे ही नहीं है कि जी आपने कुछ भी दे दिया खा लिया, है ना? ऐसे ही है ना? नहीं, हसन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हसन बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है। ही इज हैंड्स ऑन फादर। हसन, बल्कि मैं आपको बताऊं, जब हम शूट से आते हैं तो उसने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि मुझे खाना निकाल के दे दो, गरम करके दे दो। वो खुद ही फ्रिज में से खाना निकाल के गरम करके अपनी प्लेट बना के खुद ही ले आता है ऊपर। तो बिल्कुल भी जाहिर है मजलूम तबका है हमारी तरह, और क्या करना है उन्होंने, और कहना क्या है? नहीं, आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है तो सुनीता, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है तुम्हारी। जो है ना, अपने आप को मजलूम बनाया हुआ ये आदमियों ने, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, और देखो ना, शी इज वर्किंग ऑल्सो। मुझे ये बताओ कि जब आप काम कर रहे होते हो बड़ा स्ट्रेसफुल होता है सारा, उसमें जिम जाना, डाइट का खाने का वैसे ही ख्याल रखना, और जब आप आउट ऑफ सिटी, पता नहीं माँ कराची में शूट हुआ है या इस्लामाबाद में? नहीं, ये कराची में। तो फिर ये जब आप इतने दिन जा रहे होते हैं, आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है सुनीता, फिर वो उसमें क्या करती हो? जिम का, देखिए, वो और चीजों का, बच्चों का जो है बनाने पड़ते हैं ना, आपको अपने टाइमिंग्स बनाने पड़ते हैं। हाँ, जब मेरी वैसे ये माँ की शूट चल रही थी उस टाइम पे मेरा काफी जिम मिस हुआ है, लेकिन मैंने अब रिसेंटली, समझे लास्ट मंथ से अपना टाइम बना लिया कि अब हम सुबह में जाते हैं, हसन और मैं साथ जाते हैं। हम लोग बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हैं और उसके बाद सीधा जिम से वापस आए, नाश्ता किया, नहाए सॉरी, और फिर सीधा शूट पे। तो ये जो है हमने अपने टाइमिंग्स बना लिए। शूट हमारी, आपको पता है, 10 बजे तक होती है, 10 के बाद हम लोग नहीं शूट। लेकिन सुनीता, कभी होता है ऐसा, मुझे बहुत दुख होता है कि आपको काम पे जाना है, शूट कैंसिल नहीं हो सकती, उसके तो बड़ी पेनल्टीज होती है, अगर आप वैसे ही कैंसिल करें नुकसान हो जाता है प्रोडक्शन का। लेकिन जब बच्चे बीमार हों, घर में कोई बीमार हो, आप इतना अपना गिल्टी फील करते हैं कि काम पे जाना है, फिर उस वक्त हाउ डू यू मैनेज? या खुद बीमार हो या बच्चे बिल्कुल, वो बहुत मसला होता है। जैसे कल मैं शूट पे थी और मुझे अचानक से शाम में मेरे बेटे का फोन आया कि उसके पैर में बहुत दर्द हो रही है। तो अब ऑब्वियसली मैं शूट छोड़ के नहीं आ सकती थी, लेकिन आई हैड टू मेक श्योर कि मैं आई विल स्टे विद हिम ऑन द फोन एंड आई टेल हिम कि भाई ये करो और तुम ये करो और इस वक्त लेट जाओ। सुनीता, फिर आप ऐसे मैनेज भी करती हैं कि जैसे हसन भी इसी फील्ड में, तो आप एक बैठ के बात करते हैं कि अच्छा ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो हसन तुम इस तरह कर लो ताकि घर मैनेज हो जाए, दोनों कर लें, या नहीं? जी, इस तरह हमने बहुत किया है, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो उस वक्त तो एक पेरेंट का घर पे होना बहुत जरूरी था। तो उस टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा इस तरह से मैनेज करते थे कि जैसे मैं एक टाइम पे एक ही ड्रामा करती थी, मैं ज्यादा नहीं करती थी। तो जैसे मेरे शोज आ रहे होते थे तो मैं पहले से ही फैशन शोज के लिए हसन को बता देती थी कि मेरा लाहौर में शोज आ रहे हैं, तो वो 3-4 दिन के होते हैं। तो हसन उस टाइम पे अपनी शूट्स नहीं रखवाते थे। तो ये हमने बहुत मैनेज किया। लेकिन ये कि अब बच्चे जो है जरा बड़े हो गए हैं, थोड़े इंडिपेंडेंट भी हो गए हैं, तो इस साल मैंने काफी काम किया है, बैक टू बैक ड्रामेस किए। तो शुक्र है अभी तक तो बहुत अच्छा मैनेज हो रहा है। दूसरा, मेरा घर का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। आई लिव विद माई इन-लॉज, तो दादा दादी हमेशा घर पे होते हैं। देन देयर इज हाउस हेल्प। तो अब बच्चे अब इतना बिजी हो गए हैं, उनके स्कूल की अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं
कि हमसे ज्यादा मुझे लगता है वो लोग बिजी हैं। और मुझे लगता है हमारे बच्चे बड़े इंडिपेंडेंट भी होते हैं कि उन्होंने देखा है कि जी दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारी चीजें, मेरी बेटी है जाके ड्रिप लगा के आ भी जाती है कि मैं बीमार थी मम्मा ड्रिप लगवाई, आ गई, मेडिसिन ले ली, सो रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। इवन स्टडीज जो है, अब मैं नहीं बैठती इन लोग के साथ पढ़ाने के लिए, वो लोग खुद पढ़ते हैं क्योंकि उनको अब आदत हो गई है। शुरू में जब छोटे थे तो ऑफ कोर्स मैं करती थी, लेकिन अब जो है वो कहते हैं कि नहीं मामा विल डू इट आवरसेल्व्स। अच्छा, मुझे बताएं कि आजकल ये क्या, इससे बल्कि पहले हम ज्यादा सुनते थे ये कीटो डाइट और ये ग्लूटेन फ्री चीज है, ये मल्टीग्रेन, ये आप इस पे करती हैं, बहुत सिंपल रखती हैं अपनी चीजें? नहीं, उसको तो है ही नहीं ना। रॉन्ग पर्सन फॉर दिस आंसर, बिकॉज ग्लूटेन फ्री डाइट तो फिर वो लोग लेते हैं ना जिनको एलर्जीज होती हैं, और कीटो वगैरह भी करते हैं लोग, उसके लिए सही है। उसने की ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं। हमसे पूछो, ये मुझसे पूछ लेना था, ब्रेक में पूछ लेना था, मैं बताती। कोई डाइट नहीं मैंने छोड़ी। हाँ भी ये वाले मसले तो है ही ना। तो सुनीता मुझे बता, व्हाट अबाउट सोशल मीडिया? उसमें एक तूफान चल रहा है सोशल मीडिया पे, इसके बारे में बोल दिया, उसके बारे में खबर डाल दिया, अजीब से लोग आ गए हैं जो ऐसे तज्जिए कर रहे होते हैं ना अपने, किसी की वीडियो पे, किसी की बात पे पकड़ के उसको बनाए जा रहे हैं उसका तूफान। तो आपके साथ भी ऐसा होता है? देन हाउ डू यू डील विद इट? अच्छा, ऑनेस्टली नादिया, मेरे साथ जरा कम ही होता है, कभी बहुत ऐसा हुआ नहीं है। एक दो दफा आई एम श्योर आप लोग ने भी न्यूज सुनी होगी, वो हो गया, लेकिन आई ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। मैं ज्यादा, एक तो मैं इग्नोर करने में बहुत माहिर हूँ, मैं इग्नोर कर देती हूँ चीजों को। दूसरा, एक दो दफा जो हुआ है, आई थिंक वो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल हो गया, उसको टैकल कर लिया हमने, तो कोई बहुत मेजर चीज मेरे साथ। एंड कमेंट्स जो आप पढ़ते हो अपने ड्रामों में काम किया, पिक्चर्स के नीचे, डू यू फील कि ज्यादा इसमें क्यों लोग नेगेटिव बात करते हैं? हाँ, एक्चुअली मेरे उस पर ना पॉजिटिव कमेंट ज्यादा आते हैं, ये तो है। जो नेगेटिव आते हैं उनको मैं बस एक दफा और पॉडकास्ट में जाना अच्छा लगता है आपको, या आप कहते नहीं अवॉइड करते हैं भाई यहाँ से कंट्रोवर्सी निकलती है? किस पे? पॉडकास्ट वगैरह पे जाना? ये जो इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं? नहीं, वैसे यूट्यूब पे जो शोज होते हैं, एंकर्स के पॉडकास्ट। सॉरी, नहीं, मैं देखती नहीं, मैं यूट्यूब पे नहीं जाती, मैं इंस्टाग्राम पे बस पिक्चर्स देख लेती हूँ। आई एम मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, है ना? तो यू फील कि जरा पॉडकास्ट को अब आप मतलब डू यू अवॉइड देम कि भाई इस पे ऐसे ही लगता है कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी बढ़नी ही है? हाँ, अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मैं कुछ देख भी रही होती हूँ ना, मैं उसमें से कोई ना कोई पॉजिटिविटी निकाल के सेट कर लेती हूँ, तो मुझ पे ये ज्यादा चीजें ना मैटर नहीं करती। अगर कोई बुराई कर भी रहा है मेरे बारे में, नहीं जाना पसंद करती पॉडकास्ट में इंटरव्यूज वगैरह के लिए? मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, लेकिन कभी कभार कहीं ना कहीं तो जाना पड़ ही जाता है नादिया। यू नो वी हैव फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, और कोई एज फ्रेंड आपको अगर बुला रहा है तो you can't just avoid that. So But Sunita, all the best for your new project. हम बस इंशाल्लाह आएगा हमारे पास, तो मजे के रिव्यूज भी हो। पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप इस तरह आगे बढ़ती ना, और ये वजह है कामयाबी जी। तो माँ ड्रामा जरूर देखिएगा, जिसमें सुनीता है, ऐना है, अली खान है, हारिस वहीद है, बहुत जल्द। बिल्कुल ऐसे। और हम ब्रेक देख लें। ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं जाएगा नहीं। और मैं बताती हूँ आपको वो ग्लूटेन। बताइए। हाँ, तो बात वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी ज़ुहैब जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपनी बात करनी है। रेवोल्यूशन आ गया, इनकलाब आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आई है हर फील्ड में, यानी एंकर्स हो, डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, और अब वुकला के मैदान में भी। और कहीं तो वो लोग जो थोड़ा सा घबराए हुए भी थे एआई टेक्नोलॉजी को लेके, एक्चुअली हमें कुछ बड़ी अच्छी चीजें नजर आ रही हैं, जैसे कि ये कि आपको कोई कानूनी मशवरा लेना हो तो पहले तो वकील को ढूंढो। वकील हमेशा हम किसी से पूछा के पहुंचते हैं, आप किसी को जानते हैं, आप किसी को जानते हैं, और अक्सर औकात आपको लगता है कि आप सही वकील के पास गए भी नहीं, मशवरा सही मिला नहीं, या बहुत महंगा था, या केस कुछ गड़बड़ हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जनाब हुआ ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के तलबा ने पाकिस्तान का पहला एआई लॉयर तैयार कर लिया है। अच्छा, ये होता है कि वुकला के पीछे पूरी एक टीम होती है, कुछ फाइल्स उठाने वाले होते हैं, मुंशी जी भी काम कर रहे होते हैं जो रिसर्च करते हैं। जब केस कोई तैयार होता है किसी वकील के लिए, तो मुंशी जी का बड़ा काम होता है, उनके रिसर्चर्स का बड़ा काम होता है कि भाई देखो जिस ये जो केस चल रहा है अदालत में, इससे पहले जो इस नौयत के केसेस आ चुके हैं वो कितने केसेस थे, और उसमें जजेस ने क्या फैसला दिया, क्या प्रेसिडेंस कहती है, पुराने फैसलों को कोट करना, ठीक है, फिर लीगल नोटिस लोगों को भेजना,
तो ये एक इंसानी जहन का काम था, अब ये एआई करेगा सारा काम। बिल्कुल। यानी एक लीगल नोटिस और जो भेजना है, आपको AI को चाहिए बता दें आप। गाइडेंस। आपकी रोजमर्रा जिंदगी में कितने ऐसे मामलात होते हैं जिसमें हमें लीगल गाइडेंस चाहिए होती है, लेकिन हम कौन जाए वकील के पास, और जब नहीं कोई मशवरा या हमें नहीं नॉलेज होती तो बड़ा नुकसान हो जाता है लेटर ऑन। तो कितना अच्छा हो कि आप आराम से जो है एआई वकील से अपना जो मसला है उसको डिस्कस करें और वो आपको जो है बिल्कुल एक्यूरेट मशवरा दे लीगल उसके रूल के हिसाब से। क्योंकि देखिए हिफ्स तो किसी को भी नहीं है ना कि अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किसको पता होगा कि फौरन अगर कोई पूछे कि यार इस कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस बारे में, तो आपके पास एआई मौजूद है, आप पूछ लें कि भाई आइन क्या कहता है। फिर कवानीन है, सीआरपीसी है, पीपीसी है, ये जिन कवानीन के तहत ये फैसले सारे होते हैं और ये सारा अदालती निज़ाम चल रहा है, तो एआई के जरिए आपको एक क्लिक पर या एक दफा पूछने से वो सब कुछ इंफॉर्मेशन दे देंगे कि भाई 1947 में क्या कानून था, फिर उसमें क्या तब्दीली आई, फिर उसके बाद अब 2025 में क्या और तब्दीलियां आ चुकी है कानून में, तो ये सारा कुछ। और फिर क्योंकि आपको बहुत सारे वकील तो कहते हैं जी आपका केस बड़ा मजबूत है, देखिए मैं लड़ूंगा, आपका जो है 99% चांस है जीतने का। तो अब आपको बड़ी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि एआई इन बच्चों ने जो है इसका एआई वकील जो है इसका ये निकाल दिया सिस्टम जबरदस्त। ये ऐप है, साइट है, पता नहीं क्या, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, क्या बात है माशाल्लाह, 6 इंजीनियर्स जो हैं पाकिस्तानी, उन्होंने ये फर्स्ट एआई लॉयर। अच्छा, इससे हम कहते हैं ना कि वो जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड वाली बात है, तो उसमें क्या होगा कि अब डिले भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप कोई केस लेके जाते हैं अदालत में तो क्या होता है, वकील का पहला काम होता है सर मुझे वक्त चाहिए केस स्टडी के लिए, मुझे देखना है, फाइल्स देखना है, अभी मैंने उसको देखा। तो इसमें क्या होगा कि बहुत एक्सपीडाइट होगा प्रोसेस भी तेज होगा, केसेस के फैसले जल्दी आएंगे, तो एक ये बड़ी अच्छी तब्दीली है। रेफरेंसेस आप जल्दी निकाल सकेंगे और मुझे तो ये अच्छा लगता है कि आप अपना ज़हन बना लें कि क्या आपको इवन जाना भी चाहिए, केस करना चाहिए किसी पे, नहीं ये आपको आपके जो हकूक हैं, जो कवानीन हैं वो बताएगा। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जो है ना चीज एवर क्रिएटेड। एआई का सबसे जबरदस्त आपने जो है ना फायदा उठाया और इतनी फिर भी कमाल लेकिन प्रेसिडेंस जो है वो इंसान कोई होगी, ये बतौर लीगल असिस्टेंट काम करेगा, क्योंकि जब केस अदालत में प्लीड कर रहा होता है ना वकील, तो फिर उसके आर्गुमेंट्स की वजह से वो कर रहा होता है, वो एक अलग है उसकी नौयत। गैर जरूरी भी केस ना कर देना, और ये कि आपका क्या आपके ऑड्स हैं वो बता देगा आपको एआई लॉयर। शाबाश, बहुत कमाल की चीज। जनाब आप भी हमें बताएं, फीडबैक दें हमारे शो के बारे में, कैसा आपको लग रहा है। नादिया और ज़ुएब को इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।